नमस्कार, गेम ऑन के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं गौरव, जो कि एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों को निकाल करके। तो हमेशा की तरह से ये हफ्ता भी खेल की खबरों के लिहाज से काफ़ी भरा रहा और कई खबरें ऐसी रहीं जिन्होंने अपनी जगह टॉप 3 में बनाने में सफल रहीं। तो कौन सी हैं वो टॉप 3 खबरें, आइए जल्दी से उनको जान लेते हैं। तो इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर है आईपीएल से जुड़ी हुई, जहां प्लेऑफ की चौथी टीम कौन होगी, इस बात की जंग अब 4 टीमों पे आके टिक गई है। जी हां, पंजाब किंग्स, केकेआर, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये जंग जो है वो आकर के सिमट गई है और अब इन 4 टीमों को अपने आखिरी मुकाबले खेलने हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के परफॉर्मेंस पर भी इनको निर्भर रहना होगा। तो ये इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर है। वहीं अगर इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो अफगानिस्तान दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, जहां सबसे चौंकाने वाला नाम जो था वो ऋषभ पंत की टेस्ट से उपकप्तानी जाने का रहा। वनडे से तो पंत का पत्ता ही साफ हो गया। जी हां, अफगानिस्तान की टीम जो है वो भारत का दौरा करेगी और ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट टीम निकाली गई उसमें पंत अपनी टेस्ट टीम में तो थे, लेकिन उपकप्तानी वहां पे उन्होंने खो दी। वहीं वनडे से उनका पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया। वहीं इस हफ्ते की तीसरी जो बड़ी खबर है वो प्रीमियर लीग से निकल कर आई, जहां पर 22 साल के बाद आर्सेनल ने खिताबी जीत की अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा किया। तो अगले आधे घंटे इन तीनों खबरों को हम विस्तार से देखेंगे, साथ ही इस हफ्ते की अन्य जो खबरें रहीं, जो छाई रहीं, उनको भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन की। तो गेम ऑन में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तो आईपीएल में प्लेऑफ की 3 टीमें तो पक्की हो चुकी हैं। ऐसे में बस एक स्पॉट बच रहा है जहां टक्कर 4 टीमों के बीच है। तो कौन सी है वो 4 टीमें और कैसे बन रही है इन टीमों की प्लेऑफ में पहुंचने की स्थिति, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कौन होगी प्लेऑफ की चौथी टीम? राजस्थान मारेगा बाजी या पंजाब की होगी बल्ले बल्ले, या फिर दिल्ली के दिलेर गरजेंगे या कोलकाता करेगा खेल? आईपीएल में अब प्लेऑफ की चौथी टीम की लड़ाई इन्हीं टीमों के इर्द गिर्द सिमट गई है। आरसीबी, एसआरएच और गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में हैं। ऐसे में अब लड़ाई इन 4 टीमों के बीच रह गई है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 13 मैचों में 14 पॉइंट हैं। टीम को अपना आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 24 मई को वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है। उस मैच में जीत से टीम सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। पंजाब किंग्स, पंजाब को किसी भी कीमत पर अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा। इसके साथ ही उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान अपना आखिरी मैच हार जाए। वहीं केकेआर को आखिरी मैच में जीत भी मिले तो उसका अंतर कम हो। दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट -0.871 का है। टीम को अपने आखिरी मुकाबले में केकेआर को बड़े अंतर से हराना होगा। इसके साथ ही उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपने आखिरी मुकाबलों में हार जाएं। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने आखिरी ग्रुप मैच में दिल्ली कैपिटल्स से खेलना है। टीम को इस मैच में जीत हासिल करने के साथ ही इस बात की भी प्रार्थना करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स मुंबई से हार जाए। वहीं पंजाब किंग्स लखनऊ से जीते तो भी अंतर छोटा रहे। तो कुल मिलाकर इन 4 टीमों के लिए समीकरण प्लेऑफ में जाने का यही बन रहा है और अब देखना यही रहेगा कि इनमें से कौन सी टीम इस समीकरण पर खुद को खरा उतार पाने में कामयाब होती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई एक दिलचस्प रेस जो है प्लेऑफ की इन 4 टीमों के बीच में देखने को मिलेगी कि इन चारों में से कौन एक टीम जो है वो जो खाली स्पॉट है, एक बच रहा है, उसमें अपनी जगह बना पाती है। बहरहाल अब रुख करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज का, साथ ही साथ जो वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ है।
इस हफ्ते भारतीय टीम के आगामी अफगानिस्तान सीरीज के लिए वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान हुआ। भारतीय टीम आईपीएल के बाद 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके बाद 14 जून से 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें दोनों टीमों से बाहर रखा गया है। प्रिंस यादव को पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है, जबकि गुरनूर बरार, हर्ष दुबे को दोनों वनडे व टेस्ट टीमों में जगह मिली है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मुकाबले भी खेले जाएंगे। वनडे टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का वनडे टीम में चयन हुआ है, लेकिन दोनों को फिटनेस के आधार पर ही प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं उससे एक खिलाड़ी की जिसके लिए ये जो सीरीज रहेगी वो काफ़ी एक निराशाजनक भी कह सकते हैं, और क्योंकि उनकी टेस्ट की जो कप्तानी है वो यहाँ से गई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत टेस्ट टीम में अपनी जगह बचाने में तो सफल रहे, लेकिन उप कप्तानी खो बैठे। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए केएल राहुल को उप कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन से बड़े कारण हैं जिसके चलते पंत को अपनी उप कप्तानी गंवानी पड़ी। ऋषभ पंत न आईपीएल में अपना जादू दिखा पाए और न ही टीम इंडिया के उप कप्तान के तौर पर अपनी पोस्ट को बचा पाए। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए उन्हें टीम में तो जगह मिल गई, लेकिन उप कप्तानी केएल राहुल को मिली। पंत के उप कप्तानी के जाने की 3 बड़ी वजह सामने दिखती है। लंबे समय से खराब फॉर्म। ऋषभ पंत लंबे समय से अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। पंत लगातार रन बनाने में संघर्ष करते हुए दिखे हैं। ऐसे में उप कप्तानी का जिम्मा उनसे लेने की एक बड़ी वजह ये भी है कि सिलेक्टर्स चाहते हैं कि पंत अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा फोकस करें। लीडरशिप का अभाव। ऋषभ पंत की उप कप्तानी का जाने का एक दूसरा बड़ा कारण उनमें लीडरशिप का अभाव है। पिछले साल शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में कप्तानी निभाई, वहां वो रणनीतिक तौर पर संघर्ष करते नजर आए, जिसका नतीजा रहा कि भारतीय टीम को 408 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी। अनुभव को प्राथमिकता। केएल राहुल का रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के जाने के बाद टेस्ट टीम में कद बढ़ा है। अब केएल राहुल सबसे अनुभवी सीनियर खिलाड़ियों में से भी एक हैं। राहुल इससे पहले 3 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये वो कारण हैं जो इस वक्त ऋषभ पंत की उप कप्तानी जाने के बड़े कारण के तौर पर सामने हैं। जाहिर तौर पर ऋषभ पंत को आने वाले वक्त में अपनी कमियों को दूर करना होगा ताकि वो अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से सामने रख पाएं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात उस क्रिकेटर की जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम में जगह बनाकर न केवल खुद को गौरवान्वित किया, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी उनकी इस सफलता का जश्न देखने को मिल रहा है। टीम में शामिल होने से श्रीगंगानगर जिले के लोगों का कहना है कि उनके जिले को राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। तो वो क्रिकेटर कौन है, आइए जानिए। श्रीगंगानगर की गलियों से निकला एक युवा स्पिनर अब भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक पहुंच गया है। राजस्थान के 23 साल के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुधार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। ये चयन केवल एक खिलाड़ी की सफलता ही नहीं, बल्कि उसकी वर्षों की मेहनत, संघर्ष और परिवार के त्याग की कहानी है। और इसी त्याग की तपस्या का सुखद नतीजा परिवार वालों के सामने है। मानव के पिता जगदीश सुधार, जो कि एक स्कूल टीचर हैं, ने कहा कि उनके लिए ये पल काफी बड़ा है। 10-11 साल का था अकेडमी में अंडर 14, 16, 19, 23 टोटल और सारे फॉर्मेट खेल चुके हैं। इंडिया अंडर 19, इंडिया ए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। वो 14 सालों का जो तपस्या है ना, वो आज ईश्वर ने सुन ली। बहुत अच्छा, विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। मानव सुधार पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारतीय चयनकर्ताओं की रडार पर थे। साल 2023 के वनडे विश्व कप से पहले आयोजित अभ्यास शिविर में उन्हें बुलाया गया था।
बेंगलुरु के उस शिविर के दौरान मानव ने अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी से कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को काफी प्रभावित किया था। तभी से क्रिकेट पंडित उन्हें भविष्य के बेहतरीन टेस्ट स्पिनर के रूप में देखने लगे थे। हालांकि उनका सफर उतार चढ़ाव से भी भरा रहा। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के साथ लंबे समय तक बेंच पर बैठने और इंडिया ए व दिलीप ट्रॉफी में चयन न होने के बावजूद उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो क्रिकेट के बाद अब रुक कर लेते हैं फुटबॉल का, जहां से सबसे बड़ी खबर प्रीमियर लीग से निकल करके आई। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। आर्सेनल ने ये कामयाबी एक मैच शेष रहते ही हासिल कर ली। आर्सेनल की टीम अब अपना आखिरी मुकाबला कल यानी क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलेगी। आर्सेनल ने आखिरी बार साल 2004 में प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया था। 22 साल का इंतजार हुआ खत्म। आर्सेनल बना प्रीमियर लीग चैंपियन। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने 2 दशक से ज्यादा लंबे समय से चले आ रहे खिताबी सूखे को समाप्त कर दिया है। मंगलवार की देर रात मैनचेस्टर सिटी और एएफसी बॉर्नमाउथ के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी से समाप्त होते ही नॉर्थ लंदन में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। मैन सिटी के साथ ड्रॉ के साथ आर्सेनल ने 2025-26 का प्रीमियर लीग खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया। मिकेल आर्टेटा की कोचिंग में टीम ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि उन करोड़ों फैंस के सपनों को पूरा किया जो 2004 के इनविजिबल्स के बाद से इस पल का इंतजार कर रहे थे। 3 लगातार सीजन रनर अप के बाद इस बार आर्सेनल ने दबाव को अपनी ताकत बना दिया। टीम ने पूरे सीजन में शानदार निरंतरता दिखाई और मैनचेस्टर सिटी जैसी मजबूत टीम को पीछे छोड़ दिया। मैन सिटी के मुकाबले में जैसे ही अंतिम सीटी बजी, नॉर्थ लंदन की सड़कों पर हजारों फैंस उतर आए। लाल रंग की जर्सियां, आतिशबाजी, गाने और आंसुओं के बीच पूरा शहर जश्न में डूब गया। अमीरात स्टेडियम के बाहर ये नारे गूंज रहे थे, We've got our Arsenal back। ये जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं थी, ये उन फैंस की भी जीत थी जिन्होंने सालों तक राइवल फैंस के ताने सुने, हर सीजन उम्मीद लगाई और फिर भी क्लब का साथ नहीं छोड़ा। साल 2004 में जब आर्सेन वेंगर की इनविजिबल्स टीम ने बिना कोई मैच हारे प्रीमियर लीग का खिताब जीता था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगला लीग खिताब आने में 2 दशक से ज्यादा समय लग जाएगा। इस दौरान क्लब ने कई उतार चढ़ाव देखे, स्टेडियम बदला, मैनेजर बदले, बड़े खिलाड़ी आए और गए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, अमीरात स्टेडियम में बैठे फैंस की उम्मीद। और अब 2025-26 सीजन में मिकेल आर्टेटा की युवा टीम ने आखिरकार इस उम्मीद को पूरा कर दिखाया। ये आर्सेनल का 14वां इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब है। उन्होंने अब लीग के अपने 37 मैचों में 25 में जीत हासिल की है, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। पूरे सीजन में आर्सेनल का डिफेंस बेहद मजबूत दिखा। लीग में आर्सेनल के ऊपर केवल 26 गोल हुए। टीम ने लगातार चौथे सीजन 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं। पूरे सीजन में आर्सेनल ने ऐसा फुटबॉल खेला जिसमें आक्रामकता भी थी, परिपक्वता भी और चैंपियन मानसिकता भी। पिछले 3 सीजन में टीम लगातार खिताब के करीब पहुंचकर चूक गई थी। खासकर मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ आखिरी महीनों में दबाव झेलना आर्सेनल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार आर्सेनल ने दबाव को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। सीजन के निर्णायक दौर में जब बाकी टीमें लड़खड़ा रही थीं, आर्सेनल लगातार जीत हासिल कर रहा था। डेक्लन राइस मिडफील्ड में दीवार बनकर खड़े नजर आए, तो वहीं बुकायो साका बड़े मैचों में टीम की धड़कन बन गए, जबकि मार्टिन ओडेगार्ड ने कप्तान के रूप में पूरी टीम को आगे से लीड किया। टीम के मैनेजर मिकेल आर्टेटा के लिए ये उपलब्धि और भी खास रही। कभी आर्सेनल के कप्तान रहे आर्टेटा ने खिलाड़ी के रूप में जो सपना देखा था, उसे मैनेजर बनकर पूरा कर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई आर्सेनल के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि रही है और कल जब टीम ट्रॉफी उठाएगी तो उसके लिए वो पल जो होगा वो एक अलग तरह का सामने होगा। बहरहाल गेम ऑन में अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं पुर्तगाल की। जी हाँ, 41 साल की उम्र, रिकॉर्ड छठा फीफा वर्ल्ड कप और आंखों में अब भी वही जुनून। पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। पुर्तगाल ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि टीम में दिवंगत स्टार फुटबॉलर डिएगो जोटा को श्रद्धांजलि देने के लिए +1 खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है। देखिए रिपोर्ट। पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब अपने करियर का रिकॉर्ड छठा फीफा विश्व कप खेलने उतरेंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो को मुख्य कोच रोबर्टो मार्टिनेज ने 2026 विश्व कप के लिए घोषित 27 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। लिस्बन में टीम की घोषणा करते हुए मार्टिनेज ने कहा कि यह सिर्फ 27 खिलाड़ियों की टीम नहीं बल्कि 27+1 स्क्वाड है। यह अतिरिक्त स्थान दिवंगत फुटबॉलर डिएगो की याद को समर्पित है, जिनकी पिछले साल कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। डिएगो हमारी ताकत और हमारी खुशी थे। उनका सपना और उनका जज्बा हमेशा हमारी टीम के साथ रहेगा। टीम में चौथे गोलकीपर रिकार्डो वेल्लो को भी शामिल किया गया है। हालांकि फीफा नियमों के तहत वे तभी आधिकारिक 26 सदस्यीय टीम का हिस्सा बन पाएंगे जब किसी गोलकीपर को चोट लगे। पुर्तगाल की टीम में इस बार संतुलन और अनुभव का मजबूत मिश्रण नजर आ रहा है। डिफेंस में जाओ कैंसिलो, डिएगो डालोट और रुबेन डायस जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस, बर्नार्डो सिल्वा और वितिन्हा टीम की ताकत बढ़ाएंगे। वहीं आक्रमण की जिम्मेदारी खुद रोनाल्डो के साथ जाओ फेलिक्स, राफेल लियाओ और पेड्रो नेटो जैसे खिलाड़ियों पर होगी। नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल को ग्रुप के में रखा गया है। पुर्तगाल अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 17 जून को डीआर कांगो के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम 23 जून को उज्बेकिस्तान और 27 जून को कोलंबिया से भिड़ेगी। विश्व कप से पहले पुर्तगाल, चिली और नाइजीरिया के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेलेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या रोनाल्डो अपने छठे विश्व कप में पुर्तगाल को पहली बार विश्व चैंपियन बना पाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए यह विश्व कप सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं बल्कि इतिहास में अपना नाम और भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने का मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो रोनाल्डो जहां एक तरफ अपने देश को एक नई कामयाबी दिलाने के लिए मैदान पर उतरेंगे अगले महीने, वहीं अपने क्लब के साथ उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। जी हां, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार अल नस्र के साथ अपना पहला बड़ा खिताब जो है वो जीत लिया है। जुमैक के खिलाफ 4-1 की जीत में रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और टीम को सऊदी प्रो लीग चैंपियन बनाया। साल 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब अल नस्र का दामन थामा था तब पूरी फुटबॉल दुनिया हैरान रह गई थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़कर सऊदी प्रो लीग में पहुंचने वाले रोनाल्डो ने लीग की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। रोनाल्डो गोल करने में लगातार सफल रहे, लेकिन ट्रॉफी जीतने का इंतजार लगातार लंबा होता गया। खिताब जीतने के बाद रोनाल्डो का जश्न सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हुआ। एक वीडियो में वो सिर पर कपड़ा बांधे, हाथ में ट्रॉफी लिए खुशी से ड्रम बजाते हुए भी नजर आए।
तो फुटबॉल विश्व कप शुरू होने में अब जबकि कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में पूरी दुनिया धीरे धीरे फुटबॉल के रंग में रंगने लगी है। इसी कड़ी में ब्राजील में 48 साल पुरानी एक परंपरा को प्रशंसकों ने बरकरार रखा है। ब्राजील की एक सड़क हर फुटबॉल विश्व कप पर 8 वक्त से आ जाती है और इस साल ये सिलसिला भी नहीं टूटा है। ये है रियो डी जेनेरो की परेरा नून्स स्ट्रीट। विला इसाबेल इलाके में मौजूद इस सड़क के लिए फुटबॉल विश्व कप बेहद खास होता है। पिछले 48 साल से हर 4 साल में एक बार जब भी फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होता है, यहाँ रहने वाले लोग मिलकर दीवारों और सड़क पर फुटबॉल विश्व कप से जुड़े म्यूरल्स बनाते हैं। इस साल ये सड़क फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी, ब्राजील के पुराने दिग्गज फुटबॉलर और मौजूदा फुटबॉल टीम के सदस्य और ब्राजील के राष्ट्रीय रंगों से सजी दिखाई दे रही है। वहीं 3 मेजबान देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के झंडों की झलक भी देखने को मिल रही है। आयोजकों का कहना है कि ये म्यूरल्स शांति, सहिष्णुता और समावेशिता का संदेश देते हैं। उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर विश्व कप में यहाँ ये आर्ट वर्क देखने को मिलता है। उम्मीद है कि ये आर्ट वर्क भाग्यशाली साबित हो और ब्राजील एक बार फिर चैंपियन बने। हमें विश्व कप की जरूरत है। हमेशा की तरह हम एक बड़ी स्क्रीन पर मैच देखेंगे। एक बड़ी पार्टी होगी। अगर ब्राजील की टीम पहले दौर से आगे चली जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ब्राजील ने पिछली बार 2002 में जापान में विश्व कप जीता था। इटली के कार्लो एंचेलोटी के कोच बनने के बाद से ये ब्राजील की टीम का पहला फुटबॉल विश्व कप होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। बहुत कम ही होता है ऐसा कि कोई पर्वतारोही होते हैं जो इस सपने को साकार कर पाते हैं। नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड 32वीं बार एवरेस्ट फतेह किया है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के रिकॉर्ड के चलते ही उन्हें एवरेस्ट मैन कहा जाता है। नेपाल के अनुभवी पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने इतिहास रच दिया है। कामी रीता ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। रिकॉर्ड 32वीं बार एवरेस्ट फतेह करने के बाद कामी रीता वापस आए तो उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कामी रीता का जन्म सोलुखुंबू जिले के उसी थामे गांव में हुआ था जहां तेनजिंग नोर्गे पैदा हुए थे। तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसके बाद से सिर्फ 2014, 2015 और 2020 को छोड़कर उन्होंने हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इन 3 साल में विभिन्न कारणों से एवरेस्ट पर चढ़ाई बंद थी। कुछ साल तो ऐसे भी रहे जब उन्होंने एक ही साल में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कामयाबी पाई। कामी रीता के मुताबिक इस साल कई लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की और हर साल एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की भीड़ पर लगाम लगाने की गुजारिश की। पिछले साल के मुकाबले इस बार की चढ़ाई के दौरान काफी भीड़ थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। पर्वतारोहण से जुड़े विशेषज्ञ अक्सर भारी संख्या में लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देने की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि इससे ट्रैफिक जैम लगते हैं और शिखर के ठीक नीचे स्थित डेथ जोन में लंबी कतारें लग जाती हैं। वहां ऑक्सीजन का लेवल काफी कम है। नेपाल ने इन खतरों को पहचानते हुए परमिट देने के मापदंड कठिन किए हैं और फीस भी बढ़ाई है। इस साल नेपाल ने एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 494 परमिट जारी किए हैं और परमिट की कीमत
15,000 US डॉलर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दो बहनें एक ही सपने को साकार करने की राह पर चल रही हैं। इन दोनों का सपना आगामी एशियाई खेलों में वुशु स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करना है। जुड़वा खिलाड़ी आयरा हसन और अंसा हसन अब अपने इस सपने को साकार करने से बस एक कदम दूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक महाजन के साथ उनकी ये खास बातचीत। तो आप देखिए ये बातचीत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस समय हम अहमदाबाद के वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स में हैं। वुशु की प्रैक्टिस आप देख सकते हैं यहाँ पर हो रही है और दो ट्विन्स हमारे साथ हैं, अंसा हसन और आयरा हसन। एशियन गेम्स में भारत को वुशु में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका फाइनल ट्रायल अभी बाकी है। अगर उसमें ट्रायल अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो एशियन गेम्स में भी भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। अंसा, क्या कहना चाहेंगे? बताइए सबसे पहले कि क्या फाइनल हर्डल है एशियन गेम्स में जाने के लिए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे कोचेज हैं हम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अभी मेरा मेन गोल यही है कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, तो उसके लिए अभी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। आयरा, अभी फाइनल ट्रायल बाकी है आपका? जी, अभी फाइनल ट्रायल बाकी है। इससे पहले हमारे आई गेस 4 ट्रायल हो गए हैं और ये फाइनल ट्रायल है एंड आई होप कि हम लोग बहुत अच्छा करें और अपने नेशन को, अपनी कंट्री को प्राउड फील कराएं। वुशु क्यों चुना आपने और कोई और स्पोर्ट नहीं, वुशु ही क्यों? बेसिकली वुशु जो है वो बाकी गेम से थोड़ा डिफरेंट है और वुशु में हम लोग इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ किक, पंच एंड थ्रो। तो जैसे हम बॉक्सिंग में देखते तो सिर्फ पंच का यूज होता है, टाइकोंडो में सिर्फ किक का और जूडो में सिर्फ थ्रो का, लेकिन वुशु एक ऐसी गेम है जिसमें आप तीनों चीजों का यूज करते हो। तो एक थोड़ी सी डिफरेंट भी है और टफ भी है, तो मुझे कुछ टफ करना था तभी मैंने वुशु चूज किया। आई एम जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट एज वेल एज 2 टाइम्स इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और उसके साथ साथ मैं 8 टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। चलिए, आपने अभी तक बेस्ट कितना हाईएस्ट अभी लेवल पे कम्पीट किया? जी, अभी रिसेंटली मॉस्को वुशु स्टार में मेरा गोल्ड मेडल आया था और इससे पहले भी मैंने 2 जगह इंटरनेशनल खेले हुए। आप अल्टीमेट एम आपका क्या है? एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड मेडल लाना आपका एम होगा, लेकिन एक एम होता है कि मैंने इसीलिए अपना एक स्पोर्ट स्टार्ट किया। एशियन गेम्स उसके बाद आगे बढ़ना है? जी, वुशु में सबसे ज्यादा जो ऊंचा लेवल का हम बोले कंपटीशन है वो एशियन गेम्स है। तो एशियन गेम्स हमारे लिए ओलंपिक की तरह है क्योंकि वुशु ओलंपिक में नहीं है, तो एशियन गेम्स हमारे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और हम यही चाहेंगे कि आप गोल्ड मेडल लेके आए। उसके अलावा मैं नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसमें इंडिया को गोल्ड मेडल देना चाहती हूँ। ट्विन्स हैं और दोनों सेम आंसर ही देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, अहमदाबाद।